क्या आपके भी मन में ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं? तो ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है, ह्यूमन एवोल्यूशन का थ्योरी क्या है, इस थ्योरी को कौन लाया था और क्यों लाया था और कैसे लाया था, है ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक बेहरा और स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग बाय आरसीबी को। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन का जो थ्योरी है। इस वीडियो में हम सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। हम जिस बुक को फॉलो करने वाले हैं उस बुक का नाम है अर्ली सोशल फॉर्मेशन बाय उमर फारूकी। तो ये बुक पीजी के लिए भी है, +3 फर्स्ट ईयर के लिए भी है जो फर्स्ट सेम में है ह्यूमन इवोल्यूशन, और जो +2 सीएचएससी सीबीएसई है उसके लिए भी ये काम में आएगा। तो जानते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है। तो जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये जरूर सवाल आता होगा कि क्या अभी हम जैसे दिखते हैं बहुत साल पहले ऐसे ही दिखते होंगे या कुछ चेंजेस आए हैं। तो इसे है कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। जो पहले साइंटिस्ट थे या जियोलॉजिस्ट थे या जो जीव विज्ञानी थे वो कहते हैं कि हम अभी जैसे दिखते हैं बहुत साल पहले बहुत अलग दिखते थे। यानी हम छोटे हो सकते हैं या हाइट में बड़े हो सकते हैं, मोटा हो सकते हैं या पतला भी हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज है जो हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले जानते हैं ये ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है। ह्यूमन इवोल्यूशन मीन जो जीव जंतु हैं, या ह्यूमन मतलब क्या, हम इंसान। तो इंसान का जो क्रम विकास हुआ था, कैसे हुआ था, वो पहले हमने पढ़ा था कि वो चार मतलब 2 हाथ और 2 पैर को लेकर चलता था। अभी हम 2 पैर में, सिर्फ 2 पैर जिसे हम बाइपेडलिज्म भी कहते हैं, 2 पैर में चल सकते हैं। तो इसे है पहले और अभी के इंसान के बीच जो चेंजेस आए हैं इसे ही ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ और पहले कौन ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी को लाया था। तो जानते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं या सोचते हैं तो हमारे मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि हमारे जो अर्थ है, हमारे जो पृथ्वी है, वो कब से उत्पत्ति हुआ था या कब से वो स्टार्ट हुआ था। तो बहुत सारे भूवैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से लगभग 4500 मिलियन ईयर्स पहले, कितने, जो हमारा धरती है या हमारा प्लैनेट है, आज से लेकर 4500 मिलियन ईयर्स एगो इसे स्टार्ट हुआ था। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि तभी से लेकर आज तक बहुत सारे जीव जंतु आते होंगे, जब धरती स्टार्ट हुई थी उस समय भी जीव जंतु रहे होंगे या नहीं। तो आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं जो वो अपने ओपिनियन देते हैं कि आज से लेकर 3500 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 3500 मिलियन ईयर्स एगो हमारे प्लैनेट या अर्थ में जो जीव जंतु है उनका बिगिनिंग या स्टार्टिंग हुआ था। लेकिन आज का स्टार्टिंग कब हुआ था? 4500 मिलियन ईयर्स एगो में। तो यह बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, बस इतना समझिए हमारा जो अर्थ स्टार्ट हुआ था, हमारा जो प्लेनेट हुआ था वो 4500 मिलियन ईयर्स एगो है, और जीव जंतु जो स्टार्ट हुए थे वो 3500 मिलियन ईयर्स एगो है। हमारे इस बुक उमर फारूकी में ये सब है और इसी से लेकर हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, तो अभी जानते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी कैसे आया, क्यों आया और कौन लाया, है ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जानते हैं ये। तो आज से लेकर 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी आया था। उससे पहले सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर को अलग अलग किया जाता था, अलग अलग स्पेसीज में रखा जाता था। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता था कि ह्यूमन का भी इवोल्यूशन होता है, जैसे पेड़ का होता है, पेड़ पौधे का होता है, जीव जंतुओं का होता है।
लेकिन कोई ये बात को समझ नहीं पा रहा था 19th सेंचुरी तक कि ह्यूमन का भी इवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन का भी चेंजेस हो रहा है। आज का ह्यूमन और बहुत सारे पुराना का जो ह्यूमन है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 19th सेंचुरी के जो बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में पहले ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी आया था। कितने? 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी को हम कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी, यानी 19th सेंचुरी में फारसी ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी आया था। उससे पहले कोई भी थ्योरी ऐसा नहीं था जो ये कहता था कि ह्यूमन का भी इवोल्यूशन होता है या क्रम विकास होता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो यहाँ अमर फारूकी में ये कहा गया है या बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट द थ्योरी दैट ह्यूमन बीइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी जो मनुष्य है, जो इंसान है, उनका भी क्रम विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन 19th सेंचुरी तक कोई भी ऐसा नहीं आया था जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन भी इवोल्यूशन करते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है या मेन फादर है, जिसको हम फादर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कह सकते हैं। तो जानते हैं उनके बारे में। सुनने वाले हैं द फादर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 19th सेंचुरी तक कोई भी ऐसा साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं था जो ये कह सके कि ह्यूमन का भी इवोल्यूशन होता है। उनका लगता था सिर्फ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का इवोल्यूशन होता है, लेकिन इंसान तो आज जैसा दिखता है, बहुत सारे साल पहले भी ऐसा दिखता होगा। लेकिन फर्स्ट ऐसे एक इंसान हुए जो इनका नाम है चार्ल्स डार्विन, जिनको हम फादर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। वो कौन थे? आइए जानते हैं उनके बारे में। तो चार्ल्स डार्विन थे एक इंग्लैंड या इंग्लिश कंट्री का साइंटिस्ट। समझ रहे हो? इसे मैं लिखूंगा, पहले ये समझ लो कि चार्ल्स डार्विन थे ह्यूमन इवोल्यूशन का थ्योरी का फादर। वो सबसे पहले कहते थे कि ह्यूमन जो है वो बहुत सारे स्पेसीज को देख के आज की ह्यूमन तक पहुंचा है, बहुत सारे अलग अलग जीव जंतुओं को लेके आज के ह्यूमन तक पहुंचा है। तो उनके बात पे पहले कोई भी बिलीव नहीं करता था। तो वो क्या किए, उनके पास एक शिप था जिसका नाम था HMS बीगल। HMS बीगल को लेके वो 5 साल के लिए यात्रा के लिए निकले, टूर के लिए निकले। कौन सी दिशा में और कौन सी जगह में? उस जगह का नाम था अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में। जो अफ्रीका उपमहाद्वीप है, वो आसपास के इलाके में 5 साल के लिए एक यात्रा या जर्नी करते हैं और उस जर्नी में बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट करते हैं। मटेरियल मतलब क्या? या पेड़ पौधे की कोई भी पेड़ पौधे की पत्ती हो सकती है या फॉसिल्स हो सकती है, कोई भी जानवर, तो बहुत सारे वो मटेरियल कलेक्ट करते हैं और 5 साल के बाद अपने देश इंग्लैंड को लौट जाते हैं। उसके बाद वो जो कलेक्ट कर रहे थे मटेरियल या पेड़ पौधे या जीव जंतु का फॉसिल्स या स्पॉल जिसे हम कहते हैं, वो उसको स्टडी करते हैं अच्छे से और वो तब जाके एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है ह्यूमन इवोल्यूशन। और वो अपने एक बुक जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, जो 1859 में पब्लिश हुआ था, उसमें सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी दिए। तो चलिए अच्छे से डिटेल से चार्ल्स डार्विन के बारे में जानते हैं। आपको ये मैंने जो कहा इसमें थोड़े बहुत नॉलेज आ गया। अब अच्छे से जानते हैं चार्ल्स डार्विन कौन है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा है चार्ल्स डार्विन एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। किस देश के? इंग्लिश या इंग्लिश के देश के या इंग्लैंड के देश के वो एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। तो किस देश के? इंग्लिश और इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं।
तो अब मैंने क्या कहा था, उनके पास एक शिप था जिसका नाम था HMS बीगल। शिप का नाम था HMS बीगल। तो वो उसी शिप को लेके 5 साल के लिए एक टूर या यात्रा में जाते हैं। कौन सी दिशा में? अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में। 5 years अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट को वो 5 साल के लिए टूर करते हैं। ये अब मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप समझ लेना। क्यों? चार्ल्स डार्विन जो है वो इंग्लिश या इंग्लैंड देश के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं। उनके पास एक शिप थी जिस शिप का नाम था HMS बीगल, और वो उसी शिप HMS बीगल को लेके अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में 5 साल के लिए एक टूर या यात्रा करते हैं, जिसमें वो बहुत सारी चीज कलेक्ट करते हैं, जैसे पेड़ पौधे का पत्ता और बहुत सारे जीव जंतु का स्कॉल या फॉसिल जिसे हम कहते हैं। और वो 5 साल के बाद रिटर्न अपने देश या इंग्लैंड को फिर चले जाते हैं। तो आफ्टर 5 years, जब 5 years, बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज है जो चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक, चार्ल्स डार्विन ने अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में 5 साल लेके जो जर्नी किया था, उस जर्नी से वो कलेक्ट किए थे वो जो चीज मटेरियल, उसको लेके वो ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी देते हैं, जो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में पब्लिश होता है। कब पब्लिश होता है? वो जो ईयर है वो है 1859 को पब्लिश होता है। और इस बुक में वो अच्छे से डिटेल से बता देते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, कैसे हुआ था, कैसे और कौन कौन सी प्रोसेस है। तो हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके हैं ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है और इसका थ्योरी कौन दिया था। तो और एक बार कह देता हूँ, ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी जो दिया था उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। उसका पास एक शिप था जिसका नाम HMS बीगल था। वो 5 साल को लेके टूर करता है अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में, और बहुत सारे मटेरियल जैसे स्कॉल या जिसे हम कह सकते हैं फॉसिल्स और पेड़ पौधों का पत्ता, वो बहुत सारी चीज को कलेक्ट करता है और अपने देश इंग्लिश या इंग्लैंड को लौट जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीज को स्टडी करके एक बुक लिखता है जिस बुक का नाम ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज है। 1859 में पब्लिश हुआ था, और इसमें वो ह्यूमन इवोल्यूशन को अच्छे से डिस्कस करता है और लोगों के सामने रखता है अपनी ओपिनियन को। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, उसके थ्योरी, उसका बुक, उसका शिप, बहुत सारे चीज। अब जो है मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ जो ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके कोई इसका रिलेशन नहीं है, सिर्फ आपको जानने के लिए है, आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए है। इवोल्यूशन क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। एक स्वीडिश बोटानिस्ट है जिनका नाम है लिनियस, स्वीडिश बोटानिस्ट जिसका नाम है लिनियस। वो एक स्वीडिश बोटानिस्ट है और वो पहले पेड़ पौधे और जानवर को अलग स्पेसिस में रखता था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट और ज्यादा कुछ नहीं। समझ रहे हो? ये स्वीडिश बोटानिस्ट लिनियस ने पेड़ पौधे और जानवर को अलग स्पेसिस में रखा था। और एक ऐसे थ्योरिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज डी वोफिन, जो फ्रेंच के साइंटिस्ट है। फ्रेंच के वो एक साइंटिस्ट है जॉर्ज डी वोफिन करके। तो उनका एक बुक है द नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, और हम ये अच्छे से जानते हैं। तो सिर्फ ये जो मैंने 2 लोगों के बारे में कहा, ये ह्यूमन सिर्फ इवोल्यूशन से रिलेट करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन से कोई इनका नाता नहीं है। तो ये अच्छे से समझिए, ये सिर्फ आपका नॉलेज को एनहांस करने के लिए मैंने कहा था। तो इवोल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए जो हमारा लास्ट थ्योरिस्ट है उनका नाम है डी लेमार्क। क्या है दोस्तों? डी लेमार्क। वो भी एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, फ्रेंच कंट्री के एक साइंटिस्ट है। उनका नाम है डी लामार्क।
एक दोस्तों ये जो है ये सबसे पहले क्या कहते, जो हमारे जो मेरुदंडी प्राणी है जिसका बैकबोन होता है उसको मेरुदंडी प्राणी कहते हैं, तो उनको अलग स्पेसिस में रखा था। पहले जो है हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन के जो थ्योरिस्ट है चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था कि ह्यूमन जो है वो इवोल्यूशन करता है पेड़ पौधे और जानवर की तरह। लेकिन ये जो इंसान है डी लेमार्क वो कहता है कि जो जानवर है और जानवरों में मेरुदंडी प्राणी या जिनका बैकबोन है वो अलग है और जिनके पास बैकबोन नहीं है वो अलग है। कैसे अलग है दोस्तों? जिनके पास बैकबोन होता है वो मेनली ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते, सिर्फ जन्म देते हैं। तो इस बात को ये डी लेमार्क ने अच्छे समझा था, अच्छे से लोगों के सामने रखा था और इस बात को वो एक बुक में पब्लिश करते हैं जिस बुक का नाम है दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल। इनवर्टिब्रेट मीन्स बैकबोन या मेरुदंडी, जिस हमारे जैसे यहाँ पर मेरा बैकबोन है, मैं हूं एक इनवर्टिब्रेट एनिमल हूं मैं, मतलब जिनका बैकबोन होता है। तो डी लेमार्क अपने बुक द हिस्ट्री ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल में अच्छे से समझाते हैं कि मेरुदंडी प्राणी कौन है और जिसके पास मेरुदंडी या बैकबोन नहीं है वो क्या है, उनके भीतर कौन से डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, जो बैकबोन वो प्राणी होता है, एनिमल्स होता है, वो बच्चे पैदा करता है और जिसके पास बैकबोन नहीं होता वो अंडे देता है, सिंपली। तो यह हम आज के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन के थ्योरीज क्या है, हमारी धरती कब से स्टार्ट हुई थी, एनिमल कब से हमारे धरती में रहने लगे हैं, और चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा, कौन सी देश के हैं, उनके पास कौन सी जहाज थी, कौन सी बुक थी, कब पब्लिश हुई, कितने साल लगा उन्हें ये स्टडी करने में, और बहुत सारे जैसे डी लेमार्क, जॉर्ज डी बोफन और उसके बाद डिलियस जैसे ग्रेट थ्योरिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी तो हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्पेसीज के बारे में, बहुत सारे स्पेसीज हैं। तो आप कैसे लगा वीडियो को कमेंट से कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।